नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली इजरायली दूतावास के बाहर धमाका, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे। एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में बड़ी घटना देखने को मिली है। पिछले 3 दिन के अंदर बड़ी वारदातें हुई हैं दिल्ली में। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में हाई अलर्ट, सभी एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंगों को की बढ़ाई गई चौकसी। जी हाँ, अयोध्या में भी बढ़ाई गई। मुंबई एयरपोर्ट पर भी तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सिंघू बॉर्डर किले में तब्दील, किसी को प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, राकेश डकैत पर कसा शिकंजा। जी हां, आपको बताएंगे राकेश डकैत की पूरी पोल खोलेंगे। हम आपको बता दें कैसे वो कांग्रेसी है और आरजेडी आरएलडी के दबाव में काम कर रहा है। आरएलडी के चुनाव से 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। हिज्म के 3 आतंकी, ढेरे के 47 पिस्टल और ग्रेनेड भी बरामद किए गए। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच सब कुछ खबरें की करके विस्तार से बताएंगे, जहां पर अजीत डोवाल ने की है इजरायली एनएसए से बात, वो भी बताएंगे। पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही। इस बीच स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोले घायल पुलिसकर्मियों के लिए एक शब्द क्यों नहीं कहा राहुल गांधी ने। तो सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। जहां पर पाकिस्तान में 126 साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने जा रहा है इमरान खान। जी हाँ, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दिल्ली इजरायली दूतावास के बाहर धमाका, 3 गाड़ियों के शीशे टूटे। एनआईए एनएसजी मौके पर मौजूद। जी हाँ, दरअसल नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार की शाम एक बम विस्फोट भी हुआ है। धमाके में घटनास्थल पर मौजूद 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद दिखी हैं। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब राजधानी के विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के लिए बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया गया था। इस समय दूतावास के पास धमाका हुआ। उस समय बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। इस आयोजन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक शाम को 5:05 पर दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ था। फिलहाल इनमें किसी भी प्रकार की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। राहत दल तथा विशेष अतिरिक्त सुरक्षा बल भी घटनास्थल पर तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस इसे कम तीव्रता का विस्फोट बता रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में हाई अलर्ट, सभी एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंगों की बड़ी चौकसी। दरअसल राजधानी दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के सामने जो जोरदार धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण स्थान और सरकारी बिल्डिंगों की चौकसी बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा। आपको बता दें शुक्रवार शाम इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। 3 गाड़ियों का नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसकी जांच तेजी से की जा रही है। और आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट से लेकर देश भर के तमाम एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या तक में भी पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों सिंघू बॉर्डर किले में तब्दील, किसी को प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं। जी हाँ, किसी आंदोलन के प्रमुख केंद्र सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी तरफ के बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं। सभी प्रवेश मार्गों को बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोग और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद सुरक्षाकर्मी ज़्यादा चौकसी बरत रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा में 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने एवं ज़्यादा प्रदर्शनकारियों के मौत होने के बाद इस प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। आपको बता दें कि 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने एवं प्रदर्शनकारी की मौत होने के बाद इस प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। वहां कंक्रीट के कई बैरिकेड्स और अन्य अवरोधक लगाए गए हैं तथा किसी को भी यहां तक मीडिया कर्मियों को भी प्रदर्शन स्थल पर नहीं जाने दिया गया है। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खड़े हरियाणा के कैथल के निवासी 26 वर्षीय मंजीत ढिल्लो ने कहा है कि लाठियां, आंसू गैस के गोले और हथियार हमें डरा नहीं सकते हैं।
और हम झुकने वाले नहीं हैं। हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग पूरी तरीके से होने तक नहीं किए जाएंगे। वैसे तो कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच बेचैनी नजर आ रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा किसान और किसान मजदूर संघर्ष समिति के संबंधित मंचों पर कुछ नहीं बदला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। किसान प्रदर्शन के बीच फॉरेंसिक टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दरअसल किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक हो जाने के 3 दिन बाद फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम शुक्रवार को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। अधिकारियों ने जानकारी दी है, हिंसा में 394 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। ट्रैक्टर परेड के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी, जिनमें उन्होंने बताया है कि टीम गाजीपुर बॉर्डर पर फॉरेंसिक सबूत एकत्र कर रही है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और गणतंत्र दिवस की हिंसा के पीछे साजिश की जांच करने की घोषणा कर दी। पुलिस ने हिंसा के संबंध में अब तक 33 प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिनमें अधिकतर किसान नेता शामिल हैं। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी इन जगहों पर तैनात कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दी चेतावनी, भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव पूरी दुनिया के लिए हो सकता है विनाशकारी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि दक्षिणी एशिया के 2 देश भारत और पाकिस्तान जहां एक साथ आएं तथा अपनी समस्याओं पर गंभीरता से बात करें। गुतरेस ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का सैन्य टकराव उसके लिए पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान इस समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि मैंने जो वक्तव्य में कहा है, दुर्भाग्य से वही बात मैं आज कह सकता हूँ। मेरा मानना है कि तनाव कम होना, नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होना बेहद जरूरी और बहुत आवश्यक है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, हिज्ब के 3 आतंकी ढेर, AK-47 पिस्टल और ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया भी गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने बताया है कि मारे गए 3 आतंकी स्थानीय हैं और हिज्ब से संबंध रखते हैं। सुरक्षा बलों को त्राल के मंदोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पर सेना, पुलिसकर्मी और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की थी। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालने से पहले आतंकियों को समर्पण करने का मौका दिया, बावजूद इसके फायरिंग जारी रखी। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और 3 आतंकियों को मार गिराया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान में 126 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भक्तों के लिए खोला गया। जी हाँ, पाकिस्तान में अक्सर नकारात्मक खबरें आती हैं, लेकिन शुक्रवार से एक अच्छी खबर मिली है। देश के सिंध प्रांत में स्थित हैदराबाद में 126 साल पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इतना नहीं, इस मंदिर का प्रशासकीय नियंत्रण क्षेत्र एक हिंदू संगठन को सौंप दिया गया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दे दी। पाकिस्तान के बेनामी संपत्ति ट्रस्ट बोर्ड, जो कि देश के अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों की देखरेख करता है, ने बताया है कि हाल ही में पाकिस्तान के दर्जनों मंदिरों का नवीनीकरण किया गया है। बोर्ड ने बताया है कि 126 साल पुराने शिव मंदिर को गोस्वामी पुरुषोत्तम घर, निहाल घर के नाम से जाना जाता है। यह सिंध प्रांत के हैदराबाद स्थित इलाके में है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल अजीत डोभाल ने की इजरायली NSA से बात, धमाके पर दिया अपडेट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, फिलहाल नई दिल्ली स्थित इजराइल के दूतावास के पास धमाका हुआ है। यह धमाके में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई कारों को नुकसान भी पहुंचा है। इजराइल की ओर से इसे आतंकी हमला करार दे दिया गया है, तो भारत ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद यूपी और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमाके के बाद पुलिस के स्पेशल सेल की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और उसकी ओर से धमाके की पुष्टि भी की गई है। पुलिस का कहना है कि विस्फोटक फुटपाथ के पास हुआ। यह धमाका आज शुक्रवार शाम 5:05 पर हुआ था, जिनमें 4 से 5 कार के शीशे टूट गए हैं। धमाके के कारण की जाँच शुरू हो गई है और NIA की टीम भी मामले में जाँच में जुट गई है। धमाके के बाद मामले की जाँच के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है। एस जयशंकर ने कहा है कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली राहुल ने घायल पुलिसकर्मियों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की ओर से संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार पर किए गए हमले को लेकर पलटवार किया। ईरानी ने कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी शांति की अपील करने के बजाय अराजक तत्वों से देश के आग लगाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों का पक्ष लेने की बात कहने वाले राहुल गांधी ने दिल्ली हिंसा में घायल हुए 300 पुलिसकर्मियों के लिए एक शब्द भी क्यों नहीं कहा है। ईरानी ने कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी ने केवल ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था तहस नहस हो जाए, बल्कि वो तिरंगे का अपमान और देश को तोड़ने की हिमाकत करने वाले अराजक तत्वों का भी समर्थन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने यह कहकर भारतीय लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने बदला फैसला, अब नहीं करेंगे अनशन। समाजसेवी अन्ना हजारे अब कृषि कानूनों के खिलाफ अनशन नहीं करेंगे। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात के बाद ये फैसला किया है। अन्ना हजारे के कार्यालय ने कहा है कि शुक्रवार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कृषि मंत्रालय, नीति आयोग और अन्ना हजारे द्वारा अनुषंगिक कुछ सदस्यों वाली एक समिति किसानों से संबंधित मार्गों को लागू पूरा करने के लिए अगले 6 महीने में एक प्रस्ताव भी बनाएगी। कैलाश चौधरी और देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना हजारे से आंदोलन न करने की विनती की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते दोस्तों। सिंघू बॉर्डर अपडेट, अलीपुर एसएचओ पर तलवार से किया गया करने वाला हमले पे आरोपी हिरासत में। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और खुद को स्थानीय निवासी बता रहे लोगों के बड़े समूह के बीच कल जमकर झड़प हुई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि किसान सिंधु बॉर्डर पर सीमा प्रदर्शन स्थल को खाली करें, क्योंकि उनके मुताबिक गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। फिलहाल 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। दरअसल किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों से ज़्यादा इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हरियाणा के जिन जिलों में ये रोक लगाई गई उनमें अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल है। इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। आपको बता दें कि सोनीपत, पलवल, झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए और ज़मीन खरीद को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हाँ, दरअसल यूपी कैबिनेट की बैठक सोमवार को ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने अयोध्या में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 में संशोधन समेत कई प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। अब एयरपोर्ट के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त जमीन की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। यूपी कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और जेवर की विस्तारीकरण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण में गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्राम गुलिस्तानपुर की संरक्षित जमीन के हस्तांतरण के लिए छूट का प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो गया है। कैबिनेट ने यूपी नगर योजना और विकास नियमावली 2014 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। रेलवे की भूमि के आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। योगी कैबिनेट ने इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन गाँव में विधायकों से भी आगे प्रधान जी विकास के लिए 15 करोड़ से ऊपर तक मंजूर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। विकास योजनाओं के लिए विधायकों के क्षेत्र विकास निधि मिलती है। समय वर्तमान में एक विधायक के क्षेत्र के विकास के लिए सालाना 3 करोड़ की निधि मिलती है। इस बीच गोरखपुर के कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधानों ने विधायकों को भी पीछे छोड़ दिया है। कई पंचायतें ऐसी हैं जहाँ 25 करोड़ रुपये तक की ग्रांट मंजूरी हो चुकी हैं।
गोरखपुर पंचायत चुनाव के पहले परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिले की 37 ग्राम पंचायतें परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत चुनी गई थी। इन ग्राम पंचायतों के विकास के लिए ग्राम प्रधानों को विधायकों से ज़्यादा विकास निधि अलॉट की गई है। आपको बता दें कि विधायक को पूरे 5 साल में 15 करोड़ रुपए के शासन की ओर से विकास योजनाओं के लिए मिलते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बंगाल में आज गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शनिवार और रविवार की होगी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में आज गरजेंगे। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र वो और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसको मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा आज और कल यानी 2 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें दोस्तों, भगदड़ मच गई है। खास करके भगदड़ मच गई इस तरीके से टीएमसी में कल राजीव बनर्जी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और विधायकों का इस्तीफा जारी है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।